अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद अहमद ख़ान सर सैयद कैसे बने? 1877 में MAO कॉलेज की बुनियाद रखी गई। यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। और जिस तरह मैंने पहली किस्त में अर्ज़ किया था कि इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से वो तलबा मैदान अमल में आए कि जिन्होंने पाकिस्तान को मारूज़ वजूद में लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। आज मैं दूसरी किस्त में मुआशरती पहलू, अदबी पहलू और मजहबी पहलू और सियासी पहलू मुख्तसरन सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मुसलमान जंग आज़ादी के बाद गुर्बत व अफलास का शिकार हो गए थे। एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ के मुताबिक 170 साल पहले बंगाल के अच्छे घरानों में पैदा होने वाले मुसलमानों का गरीब होना नामुमकिन था, मगर अब इनका अमीर होना कतई नामुमकिन है। लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की माशरती हालत को सुधारने पर भी तवज्जो दी और कौम के बावकार मुक़्तदिर हस्तियों, जिनमें मौलाना शिबली, मौलवी चिराग अली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना नज़ीर अहमद, नवाब मोहसिनुल मुल्क, समीउल्लाह ख़ान और नवाब वक़ारुल मुल्क शामिल थे। इन जय्यद हस्तियों ने सर सैयद अहमद ख़ान का हर तरह से साथ दिया और उन्होंने तालीम के ज़रिए मुसलमानों के माशरे में अपने हकीकी मकाम को दिलवाने में मदद दी। सर सैयद ने ना सिर्फ ये कि अंग्रेज़ी और जदीद उलूम के लिए तालीम के लिए कॉलेज खोला, बल्कि इस कॉलेज में अंग्रेज़ असातिज़ा की खिदमात भी हासिल की। मगर इस कॉलेज का क़याम जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। किस किस तरह से मौलाना ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने दोस्तों की मीयत में डोनेशन मुहिम निकाली और वो आखिर एक अजीब व गरीब काम करने तवाइफ़ों के महल्ले में पहुँच गए और तमाम दहली की तवाइफ़ें जमा हो गई उस महल्ले में। और मौलाना झोली फैलाकर सर सैयद अहमद ख़ान खड़े हो गए कि इसमें आप चंदा डालें, मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाना है। अब वो तवाइफ़ें जो थी वो हंसी ठट्टा करने लगी, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान अपने हुलिये से बड़े बारोब, तवील क़ामत, सेहतमंद, लंबे चौड़े, तगड़े, तंदुरुस्त, तवाना, बारिश और शेरवानी और दहलवी अंदाज का पजामा, जो कि क्योंकि नवाब ख़ानदान से थे, एक मखसूस इनकी हियत थी। और उस खूबसूरत इंसान के साथ तवाइफ़ों ने सोचा कि मजाक किया जाए और उनसे कहा कि हम आपको सैयद साहब, हम तवाइफ़ें हैं, चंदा तो ज़रूर देंगी, मगर आप हमें गज़लें सुनाएं पहले। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान अपनी नौजवानी में तरन्नुम से अशार पढ़ा करते थे और वहाँ आपने बग़ैर किसी शर्म और झिझक के तवाइफ़ों के सामने तरन्नुम के साथ गज़लें पढ़ना शुरू कर दी। और गज़लें पढ़ने के बाद ढेरों उन्होंने चंदा दिया और वो चंदा झोली में समेट कर ले आए। तो इनके जो अकाबरीन थे, इनके साथ के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आपने सर सैयद अहमद ख़ान ये क्या किया? तो आपने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पैसों को हराम या बुरा समझते हैं तो हम इसको कॉलेज में बुरी जगह इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि वॉशरूम भी बनने हैं, बैतुल खला बनने हैं, ये पैसे वहाँ लगा देंगे। तो ये अपने नज़रिए से उस कॉलेज के क़याम में अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए इतने कमिटेड आदमी थे कि ना अपनी हियत का, ना अपनी उम्र का, ना अपने ख़ानदानी वक़ार का, किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। हर जगह अपने नज़रिए के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और काम करते रहे। और फिर तहज़ीबुल अखलाक नामी एक रिसाला निकला और इसके बाद कौम का मकसूद और दीनी और दुनियावी अबतरी हालात को जतलाना और इसका मकसद था, और इस पर बहुत अरसे ज़बरदस्त काम करते रहे। अदबी पहलू पर जब हम आते हैं तो अलीगढ़ तहरीक की जद्दोजहद के बायस जदीद उर्दू अदब का आगाज़ हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान और इनके साथियों ने मुस्तजा और मुसफ़ा उर्दू नसर का ख़ात्मा कर दिया और इसकी जगह आसान और तर्ज़ तहरीर राइज किया। 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। इस सोसाइटी के तहत एक अखबार भी निकाला गया जो माशरती इस्लाह पर ज़्यादा ज़ोर देता था, और इस अखबार में आला पाए के मज़ामीन अदबा के शुआरा और मुसन्निफ़ीन के हुआ करते थे। और इसके अलावा मजहबी पहलू पर, क्योंकि अलीगढ़ का मजहबी पहलू भी था, इस वजह से मुसलमान इल्मी तौर पर हियत की हैसियत से काफ़ी पसमानदा हो गए थे। लिहाजा तोहम परस्ती और दीगर अयूब ने मुसलमानों के जहन में परागंदा कर दिया था। सर सैयद अहमद ख़ान ने मजहबी उमूर पर बहुत सी किताबें लिखी और अपनी तहरीर के ज़रिए साबित करने की कोशिश की कि इस्लामी नज़रियात हर लिहाज से जदीद साइंसी नज़रियात से मुताबिकत रखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने ईसाई मुबल्लिगीन की तनकीद को बिल्कुल बेअसर बना कर रख दिया। इस सिलसिले में इनकी तसनीफ़ात खुतबात अहमदिया, तबीयतुल कलाम और कलामतुल्लाह हक़ काफ़ी अहम
خدمات ہیں، اور اس کے بعد تقلید مغرب اور 32 الکلام جیسی کتب کے اشاعت کے علماء نے انہیں پسند نہیں کیا، بعض اوقات ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور اس وجہ سے ان کی تحریک کو کافی نقصان پہنچا، اور ان کو پھر جو ہے حیت کا مسلمان اور انگریزوں کا ایجنٹ اور کافر کے فتوے جو ہے وقت کے علماء نے لگائے۔ اور پھر اس کا سیاسی پہلو بھی تھا، پھر دو قومی نظریہ۔ اب دو قومی نظریے کا کریڈٹ کہیں اور دیا جاتا ہے، مگر اصل میں دو قومی نظریے کے جو خالق اور بانی تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ 1867 سے قبل سر سید ملک اور وطن کے لیے کام کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان ایک ایسی حور شمائل دلہن کی طرح ہے جس کی ہندو اور مسلمان دو آنکھیں ہیں، اور اس کی ساری رانائی اور خوبصورتی کا انحصار انہی دونوں آنکھوں کی مصابیحانہ چمک دمک پر ہے۔ 1867 میں بنارس میں ہونے والی اردو کے خلاف تحریک نے سر سید کو بے حد متاثر کیا، چنانچہ اس تحریک کی قیادت نے ہندوؤں کو تعلیم یافتہ طبقہ کر رہا تھا، لہٰذا سر سید احمد کی رائے قائم کرنے میں حق بجانب تھے کہ ہندوستان اور مسلمان کسی طرح سے مشترکہ مل کر جدوجہد نہیں کر سکتے۔ سر سید نے رفیق مولانا حالی اردو کے خلاف بنارس کی تحریک 1867 کے متعلق یہ لکھا کہ 1867 بنارس کے بعد سربراہ ہندوؤں کے خیال یہ پیدا ہوا تھا کہ جہاں تک ہو سکے سرکاری عدالتوں اردو اور زبان اور فارسی زبان رسم الخط کو موقوف کرانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بجائے بھاشا زبان یعنی جو کہ دیو ناگری ہو اس کو رائج کیا جائے۔ سر سید کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہندو مسلمان بطور ایک قوم ساتھ چلنا ناممکن ہے، اور دونوں کو ساتھ چلانا مشترک کوشش کرنا محال ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد انہوں نے چرچا کر دیا کہ بنارس میں پھیلایا گیا اس روز مسٹر شیکسپیئر جو کہ بنارس کے کمشنر تھے مسلمانوں کی تعلیم کے باب کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، وہ متجب ہو گئے کہ میری گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخر یہ پہلا موقع ہے کہ تم نے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اسی طرح سے سر سید احمد خان اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور ادبی اور تحریکی اور مذہبی انداز کے اندر۔ اب ان کا آخری کام جو تھا، جس طرح سے میں نے بتایا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں کس طرح سے مضامین پڑھائے جاتے، کیا مضامین ہوتے، اور تعلیم کا طریقہ کار کیا ہوتا، وہ میں اگلی قسط میں پیش کروں گا۔ اور سر سید احمد خان اس جدوجہد میں اتنے کنگال اور کلاش ہوئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو گھر میں نہ کفن کے لیے پیسے تھے نہ دفن کا انتظام تھا۔ انتظار کیجئے گا، کل بہت ہی اہم گفتگو ہوگی سر سید احمد خان کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔